सो लास्ट टाइम हम लोग 2010 का कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे और उसमें एक क्वेश्चन रह गया था, वो पहले करते हैं और उसके बाद फिर आगे का करेंगे। Go through the question once and try answering it. जिनको नहीं पता है उनको थोड़ा सा मैं ज्ञान दे दूं। A new temperature scale uses x as a unit of temperature where the numerical value of the temperature Tx in this scale is related to the absolute temperature T by Tx is equal to 3T plus 100. तो एक टेम्परेचर स्केल है, नया टेम्परेचर स्केल है जो कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर से कैसे रिलेटेड है, Tx इज इक्वल टू 3T plus 100 से। स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मटेरियल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब देखो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ये जो सी है ना, इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी होता है। डेल्टा क्यू चेंज इन हीट एनर्जी है और ये मास है और ये चेंज इन टेम्परेचर है। तो ये जो हीट है, तो इसीलिए इसका यूनिट जो है जूल पर केजी केल्विन पर केल्विन, ठीक है, और जूल पर केजी पर केल्विन, ये जो लिखा हुआ है ना, ये चीज, ठीक है। सो स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल यूजिंग दिस यूनिट इज 1400। इट्स स्पेसिफिक हीट मतलब जब Tx टेम्परेचर यूज करते हैं तो स्पेसिफिक हीट 1400 है। तो अगर T टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर स्केल T वाला यूज करेंगे तब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन आ गया सबको समझ? Yes. Sir, option C. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। देखो क्या होता है यहाँ पे, देखो हिंट ऑलरेडी दिया हुआ है। C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी है। तो चेंज इन टेम्परेचर से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो जब तुम T को यूज करोगे, देखो Tx यूज कर रहे हो, राइट। सो Tx इज इक्वल टू, तो Tx1 अगर करते हो तो ये 3T1 प्लस 100 हो जाएगा, और Tx2 करोगे तो 3T2 प्लस 100 हो जाएगा, ठीक है। अब चेंज मतलब Tx2 माइनस Tx1 इज इक्वल टू 3T2 प्लस 100 माइनस 3T1 प्लस 100। तो दिस इज डेल्टा Tx इज इक्वल टू 3 टाइम्स डेल्टा T प्लस 100 माइनस 100 कैंसिल हो जाएगा। सो डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा Tx अपॉन 3, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है कि ये जो है Tx पे ये C दे रखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी x वाला दे रखा है जब टेम्परेचर Tx वाला यूज करते हैं। तो इसको अगर हम लोग Cx मान लेते हैं, Cx इज इक्वल टू 1400 दे रखा है, और C इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी है।
डेल्टा टी को हम लोग डेल्टा टी एक्स या सी एक्स दे रखा है, डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी एक्स है। डेल्टा टी एक्स को रिप्लेस कर दो 3 डेल्टा टी से, सो डेल्टा क्यू बाय एम 3 डेल्टा टी से, तो मतलब डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी, ठीक है, और 1/3, तो 1/3 हो जाएगा बेसिकली, राइट। सो since delta tx is equal to 3 times delta t, right, और हम लोग को डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी निकालना है, तो 1/3 बेसिकली सी एक्स जो है, सी एक्स जो है, सी जो होगा बेसिकली दैट विल बी 1/3 ऑफ सी एक्स, तो सी विल बी इक्वल टू सी एक्स बाय 3 which is 1400 by 3, 466.7। ठीक है बच्चों, हाँ सर। लिख लिया सबने? ईशा भी गायब हो गई, सब लोग गायब हो गए। लिख लिया ईशा माधव? थी तो, हाँ सर लिख लिया, ईशा थी तो क्लास में भी। हाँ थी, 4 लोग थे, अब 2 ही बचे। हाँ तो ईशा और वो ईशान कोई। चलिए अब कीजिए अब इसको। सर ए। ये है, करेक्ट है। देखो, सर एक बार आप रीजनिंग क्रॉस चेक कर सकते हो, मतलब जिससे ये ना हो कि मतलब तुक्का टाइप से सही हो गया। हाँ हाँ बताओ बताओ। सर मैंने ये लगाया था, मतलब क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ अनऑल्टर्ड है, वो सब सेम है, तो भले ही उसकी ऑसिलेशन की स्पीड या वो चेंज करे, बट क्योंकि एनर्जी उतनी रहेगी तो बेसिकली उसे सेम लेवल तक राइज करना है, उसी एनर्जी से आगे पीछे स्विंग करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल वही सेम रीजन है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट। कह रहा है सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट्स फ्रीली बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, तो ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। एक्सट्रीम पॉइंट्स पे काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 0 होता है, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी मान लो इस पॉइंट से h हाइट तक जा रहा है, तो इसका जो हाइट होगा mg h1 मान लो, ये जो इसका रेफरेंस पोजीशन है उससे जो इसका हाइट है h1 है, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पे अगर तुम करोगे इस वाले केस में, तो काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे 0, इस पॉइंट पे, क्योंकि ये भी एक्सट्रीम पोजीशन है,
और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे भी mgh2 हो गया, ठीक है। और इस केस में जब बात करोगे, बिकॉज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग रिमेन्स द सेम, राइट, सो लेंथ सेम होगा, तो अब इस पॉइंट के अबाउट भी अगर ये मान लो इस पॉइंट पे पेग्ड है, इस पॉइंट पे पेग्ड मतलब ये पूरा ऐसे नॉर्मल यहाँ तक तो आया ही, यहाँ पे आने के बाद लेट्स से यहाँ पे आने के बाद ये फिर इस तरह से जाएगा यहाँ तक, यहाँ पे जाके रुकेगा, ठीक है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम। तो इट विल रिमेन एट द सेम लेवल, व्हाई, क्योंकि इस रेफरेंस लेवल से यहाँ पे जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहाँ पे भी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो ही होगा, राइट, मैक्सिमम, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसको सेम होना होगा, मान लो mgh3 है, बिकॉज टोटल एनर्जी सेम है, मतलब h1 इज इक्वल टू h2 इज इक्वल टू h3, जितना हाइट इसका इस लेवल से इसका हाइट है उतना ही इसका उतने ही लेवल पे ये भी जाएगा, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन पे ही करेगा, लाई करेगा, तो विल लाई ऑन द लाइन ए बी। क्लियर बच्चों? हाँ सर। यस सर। अच्छा, आ गया समझ? हाँ सर। तुम लॉग आउट हो गए थे? यस सर, वो बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वाले चलते हैं, करते हैं। सारे क्वेश्चन देखोगे ना बेसिक ही है, ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होगा, थोड़ा सोचोगे ना अपने आप आ जाएगा। सर ए। माधव, हाँ सर। सही जवाब है। आज तो तुम्हारा दिन चल रहा है बिल्कुल बढ़िया है? कह रहा है देखो, स्मॉल चाइल्ड ट्राइज टू move a large rubber toy placed on the ground. The toy does not move but gets deformed under a pushing force F. ठीक है, मूव नहीं कर रहा है बट डिफॉर्म हो जा रहा है, ठीक है, विच इज ऑब्लिकली अपवर्ड एज शोन इन द फिगर। एक पुश जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट, इस पे इसका वेट लग रहा होगा mg, नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा होगा, फ्रिक्शन जो है बिकॉज ये इसको इसका दो कंपोनेंट होगा इधर और इधर, तो फ्रिक्शन इसके पीछे डायरेक्शन में। सो कह रहा है और ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ द पुशिंग फोर्स F, वेट ऑफ द टॉय, नॉर्मल फोर्स बाय द ग्राउंड ऑन द टॉय एंड द फ्रिक्शनल फोर्स इज जीरो। जब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो ही तो होगा, यही है। अब बाकियों को देखते हैं कि बाकी क्या बोल रहा है। द नॉर्मल फोर्स बाय द ग्राउंड इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू वेट ऑफ द टॉय। नहीं भैया, एफ भी है, एफ का भी एक कंपोनेंट है, तो n प्लस मान लो ये एंगल अगर थीटा होता तो n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg, n mg के बराबर नहीं है, तो ये गलत हो गया। तीसरा, द पुशिंग फोर्स F ऑफ द चाइल्ड इज बैलेंस्ड बाय इक्वल एंड ऑपोजिट फ्रिक्शन फोर्स। नहीं, F बैलेंस कहाँ हो रहा है? F cos थीटा बैलेंस हो रहा है, एक कंपोनेंट ऑफ S बॉल बैलेंस हो रहा है F का, ये भी गलत। पुशिंग फोर्स F ऑफ द चाइल्ड इज balanced by the total internal force in the toy generated due to deformation। नहीं, पुशिंग फोर्स F दो चीज से, ऑब्वियसली इंटरनल फोर्स से भी बैलेंस्ड होगा, बट एक फ्रिक्शन फोर्स है उसके वजह से भी तो बैलेंस्ड है, उसको नहीं कंसीडर किया गया, तो ये भी गलत होगा। मतलब ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। प्लेन एंड सिंपल, एकदम सिंपल सोचना है। देखो पहला वाला जो है बिल्कुल सिंपल, जो हम लोग बेसिक पढ़े हैं कि इफ सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, है ना, if the resultant of all the forces acting on a body is zero, then the body will not move। यही पढ़े, यही बेसिक है हमारा, तो उसी बेसिक को यूज करना है। अपने माइंड को ट्रेन करना है 4 महीने
कि सोचना बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं सोचना है, कॉम्प्लेक्स सोचेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन सारे एकदम बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल पूछे जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ेगा, और इस तरह के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते रहने में। ठीक है बच्चों, HC वर्मा का ना वो चार्ट जाओ पूरा, जो ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 है उसको चार्ट जाओगे ना पूरा, तो अपने आप आ जाएगा सारा। आगे समझ, Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. करते हो ना तुम लोग, शुरू से किए हो ना अभी तक, ये जो ये रोटेशन तक का पोर्शन किए हो ना, ऑब्जेक्टिव 1 2? हाँ Yes, सर, sir. ऑब्जेक्टिव्स कर रहे हैं हर के। Nice, sir. नहीं बेटा, अगर नहीं किए हो या कुछ छूट गया है, एक एक क्वेश्चन बना हुआ होना चाहिए तुम्हारे। जो बन गया उसको पेंसिल से टिक मार देना है, जो नहीं बना उसको छोड़ देना है। तो बाद में फिर वो तुम गोला करके फिर मतलब अपना तुम बना लो जो भी बनाना है, जो नहीं बना है उसको बाद में फिर कर सकते। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है जगलर टॉसेस अ बॉल अप इन द एयर विद इनिशियल स्पीड ऑफ u, है ना। तो भाई ऊपर बॉल फेंक रहे हैं, इनिशियल स्पीड u है। एट द इंस्टेंट इट रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट h, यहाँ पे जब मैक्सिमम हाइट h पे पहुंचा तब उस समय ही टॉसेस ऑफ ए सेकेंड बॉल, दूसरा बॉल फेंका। ठीक है, तो ये जब यहाँ से गिरना शुरू किया h हाइट से, ये इसको दूसरे बॉल को इसने फेंका विद द सेम इनिशियल स्पीड, है ना। इसको भी u से ही फेंका। द टू बॉल्स विल कोलाइड एट अ हाइट, ये कहाँ पे कोलाइड करेगा ये हम लोग को ये स्मॉल h निकालना है। ठीक है, तो मान लो ये t टाइम के बाद कोलाइड करता है, तो ऊपर से यहाँ गिरने में, राइट, बिकॉज यहाँ पे इनिशियल स्पीड 0 हो गया, सो ये h माइनस h, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर हो गया, पहला इक्वेशन। दूसरा, ये जो स्मॉल h है, स्मॉल h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सेकेंड इक्वेशन है। इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो स्मॉल h को वहां पे डालेंगे तो h माइनस ut प्लस हाफ GT स्क्वायर इज हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, प्लस हाफ GT स्क्वायर कैंसिल, h इज इक्वल टू ut, t इज इक्वल टू h बाय u। ठीक है, तो ये टाइम h बाय u टाइम के बाद ये जाके उससे टकरा जाता है ना। हमें h का वैल्यू निकालना, इस t का वैल्यू उसमें डाल दो, h इज इक्वल टू u इंटू h बाय u माइनस हाफ इंटू g इंटू h स्क्वायर बाय u स्क्वायर। ठीक है, ये कट गया। स्मॉल h इज इक्वल टू h माइनस h स्क्वायर g बाय 2u स्क्वायर। ठीक है, और कैपिटल H का वैल्यू क्या था, u स्क्वायर बाय 2g होता है, याद है ना। H मतलब इस H को फेंकोगे, फाइनल स्पीड v इज इक्वल टू 0 है, राइट। तो v इज इक्वल टू v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as
मतलब 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g कैपिटल एच, कैपिटल एच इज यू स्क्वायर बाई 2g। ये तो हम लोग याद भी कर रखे हैं, इसको यूज कर लेंगे एच स्क्वायर को यू स्क्वायर बाई 2g से। सो सॉरी, एच इज इक्वल टू कैपिटल एच माइनस एच स्क्वायर है। तो आप क्या करो, यू स्क्वायर बाय 2g है, या यू स्क्वायर बाय जी को हम लोग 2h लिख लेंगे, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर लेते हैं यू स्क्वायर बाय जी को, एच स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 4h हो गया, h माइनस एच बाय 4, सो स्मॉल h जो है 3h बाय 4 हो गया। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो ये ऑप्शन सी है। ठीक है, लिख लिया? नेक्स्ट लिख लिया ना? Yes, sir. नेक्स्ट कीजिए। Option D. हाँ, ऑप्शन डी सही आंसर। सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है बेसिकली। On a horizontal frictionless frozen lake, a girl 36 kg and a boy box 9 kg are connected to each other by हाँ चलो। So on a horizontal frictionless frozen lake, a girl मेरी बेटी पगला गई है। गर्ल बॉय के नाम पे पता नहीं काय खुश हो रही है। हाँ जी, सॉरी। So on a horizontal frictionless frozen lake, a 36 kg girl and a box which is 9 kg क्लियर बच्चों? Yes, sir.
लिख लिया तुमने? Yes, sir. नेक्स्ट वाला कीजिए. So option A. बहुत बढ़िया. एकदम तुमने एकदम समझ लिया कि भाई साहब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग को बिल्कुल ठंडे तरीके से लगाना है. और जो बेसिक चीज है जो पढ़े हैं हम लोग क्या पढ़े हैं कि भाई एक दिन तक तुम किसी चीज को छोड़ दोगे, है ना, तो जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है उसी के बराबर तो सबका टेम्परेचर हो जाता है. इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जो जो रूम टेम्परेचर है वही रूम टेम्परेचर सभी का हो जाएगा, चाहे मेटल ट्रे है, चाहे ब्लॉक ऑफ वुड है, या वुलन कैप है. So following three objects, a metal tray, a block of wood, a woolen cap, are left in closed room overnight. Next day, the temperature of each is recorded as T1, T2, and T3. The likely situation is that the temperature of all three objects will remain the same. ठीक है? And that is equal to the room temperature. Clear है बच्चों? Yes. तो ये इसका ये हो जाएगा. When the objects reach the thermal equilibrium, temperature of each object becomes equal to the room temperature. ठीक है, so T1 is equal to T2 is equal to T3. क्लियर है बच्चों? Yes. Next question. So option B. So option B.
21st कहाँ? ठीक है, यहाँ पे भी वही करना था, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना था, जो हम लोग बचपन से पढ़े हैं वही पढ़ेंगे कि भाई वी सिट इन द रूम विथ विंडोज ओपन, एयर प्रेशर इज नियरली द सेम ऑन द फ्लोर, द वॉल एंड द सीलिंग। भाई हम लोगों ने यही पढ़ा है ना कि किसी भी फ्लूइड को, मतलब एयर को, गैसेस को कभी भी किसी कंटेनर में रखेंगे तो हर वॉल पे सेम टेम्परेचर, सेम प्रेशर रहता है, ऊपर, साइड्स में, नीचे, हर जगह सेम प्रेशर रहेगा। So that's what air pressure is nearly the same on the floor, the wall and the ceiling. Air का mass जो है ना कंसिडर नहीं करते हैं यहाँ पे, तो 21st का बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एयर प्रेशर remains the same inside a closed container at every point. सेकंड वाला कीजिए। Sir, option C. बिल्कुल सही जवाब। देखो अभी क्या कह रहा है कि यहाँ पे जब ये ग्राउंड पे रन कर रहा है ना 6 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और जब स्विम कर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर से, तो इसको क्या करना होगा, उसको मिनिमम टाइम पे पहुंचना है, अगर है ना, मिनिमम टाइम में पहुंचना है। यहाँ पे लिखा हुआ है सी कैन रन दिस, हाँ, सी एज क्विकली एज पॉसिबल। ठीक है, सो गर्ल स्टैंडिंग एट पॉइंट पी, सी हैज टू रीच क्यू इन द सी एज क्विकली एज पॉसिबल। इधर से जाएगा तो देखो ये लंबा रास्ता तय कर रही है स्विम करके, और छोटा रास्ता दौड़ के, तो दैट मीन्स यहाँ टाइम ज्यादा लगेगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल है, यहाँ पे ज्यादा लंबा है दौड़ के और फिर स्विम करके। ये ऑप्शन देखो अब तुमको होगा या तो PCQ होगा या PDQ, बट PDQ में क्या है कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस चले जा रही है, और तब ये डिस्टेंस, इसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बट इसमें और इसमें फर्क है। तो इसीलिए टू अवॉइड दैट, मतलब ये ज्यादा टाइम लेगा, इसीलिए PCQ विल बी द लीस्ट टाइम टेक। ठीक है, क्लियर है बच्चों? Yes, sir. हाँ ये तो ICSE वाले तुम लोग को आता है, फटाफट कैलकुलेट करके बताओ। वैसे तो याद ही रहना चाहिए तुम्हें, मुझे तो याद है तुम लोग को जो पढ़ाए थे, तुम लोग का पता नहीं। 1.42. बढ़िया, देखो ये सब पढ़ा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता है, देखे ना। हाँ, बोर्ड एग्जाम के बाद जो तुम आंसू बहा रहे थे, वो सब आंसू निकल जाएगा जब हम लोग का IIT में और KVPY में हो जाएगा। अभी देखिए, लाइट एंटर्स एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म एट नॉर्मल इंसिडेंस। आइसोसेलेस है, ये 90 डिग्री है, ये 45 होगा, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45। अब ये 45 डिग्री है, राइट, और 45 डिग्री पे ये मूव कर जा रहा है ना। तो अभी तो पहले मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है 45 डिग्री पे। खैर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तुम हम लोग को यही पता है, म्यू इज इक्वल टू 1 by साइन ऑफ
क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। ये देखो, ये हम लोग करते थे ना भाई, ये R इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ये क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है, राइट। तो साइन C इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ दिस मटेरियल, और ये एयर है, ठीक है ना, एयर है तो यहाँ पे 1 होगा, तो साइन ऑफ R इंटू 1, साइन R मतलब साइन 90 डिग्री, R की जगह क्या करेंगे 90 डिग्री डाल देंगे, तो ये हो जाएगा साइन C इंटू म्यू इज इक्वल टू साइन 90, 1 हो गया, म्यू इज इक्वल टू 1 बाय साइन C। जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इज इक्वल टू 1 बाय साइन ऑफ, ठीक, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो म्यू इज इक्वल टू 1 बाय क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोग को बोल रहा है, अच्छा हाँ, तो हम लोग को ये जो है मिनिमम वैल्यू अभी बोल रहा है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग को निकालना है तो साइन 45 डिग्री कर दो, 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय रूट 2 विच इज इक्वल टू रूट 2, 1.414 होता है, राइट, विच इज 1.42 अप्रोक्सीमेटली। क्लियर बच्चों? Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट कीजिए। Sir, option D. ये तो हम लोग पढ़े ही हैं कि हाफ ऑफ द लेंस अगर हम लोग ब्लैकन कर देते हैं तो उसका इंटेंसिटी जो है इमेज का कम हो जाता है, ब्राइटनेस ऑफ इमेज कम हो जाता है, इमेज पूरा बनेगा, सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि पूरे लेंस से बनता, हाफ लेंस से भी वही बनेगा, बट बिकॉज लाइट आधे लेंस से ही जाएगा आधे लेंस से नहीं जाएगा तो ब्राइटनेस इमेज का कम हो जाता है। सो दिस इज द ब्राइटनेस ऑफ द इमेज रिड्यूसेस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज ऑन एन स्क्रीन, राइट। अगर इसको हम लोग हाफ लेंस को ब्लैकन कर देते हैं, सो है ना, और ओपेक हो गया, इधर से लाइट नहीं जाएगा, तो ब्राइटनेस ऑफ द फाइनल इमेज रिड्यूसेस। क्लियर बच्चों? Yes, sir. ये भी हम लोग 10th क्लास में कर चुके हैं। Sir, option C. ऑप्शन सी 4R, ठीक है भाई। कॉपर रॉड हैज लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R, लेंथ L है रेजिस्टेंस R है, R इज इक्वल टू रो L बाय A हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। इसको मेल्ट करके हम लोग इसका लेंथ को 2L कर दिए, लेंथ 2L करेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा A/2 हो जाएगा, इसीलिए क्योंकि वॉल्यूम को सेम रहना है। नया रेजिस्टेंस R डैश इज रो L, रो 2L बाय A/2, 4 टाइम्स रो L बाय A हो गया, मतलब R डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स रेडियस R, ठीक है। सो ये 4 टाइम्स रेडियस R, ऑप्शन सी हो गया। क्लियर बच्चों? Yes.
लिख भी लिया? Yes, sir. यस दिवाली के जस्ट पहले वाला जो संडे है तुम्हारा, उसमें तुम्हारा पहला केवीपीवाई का टेस्ट होगा, ठीक है, मॉक टेस्ट। तो सर दिवाली कब है वैसे इस बार? 15 तारीख के आसपास है, 14th को है, वही संडे है। 7 तारीख को लेंगे तुम्हारा केवीपीवाई का पहला मॉक टेस्ट। यार 21 को ले, नहीं तुम्हारा एग्जाम तो स्कूल में तो नहीं है ना अभी? नहीं सर, होंगे तो साइकिल टेस्ट भी, उसमें कुछ नहीं है। हाँ, तो 21 नवंबर को मैं तुम्हारा पहला टेस्ट लूंगा केवीपीवाई का, तैयारी शुरू कर लो। 5 टेस्ट का डेट मैं अभी अनाउंस भी कर दूंगा जनवरी तक में ना। 5 टेस्ट लेंगे तुम्हारा, पहला नवंबर में लेंगे, दिसंबर में 2 लेंगे और जनवरी में 2 लेंगे, ठीक है? हुआ ये? ये तुम लोग को पढ़ाए हैं हम। So two charges plus q and minus 2q are located at points A and minus B. ये दो चार्जेस हो गया। The electric field is zero at a point. Electric field E is equal to Q by 4 pi epsilon naught R square. ये 4 pi epsilon naught कांस्टेंट होता है, 1 by 4 pi epsilon naught को K टाइम्स लिख लेते हैं, K Q by R square, राइट? तो मतलब force is directly proportional to Q and force is inversely proportional to square of the distance between it, ठीक है? अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना ग्रेविटेशनल फील्ड, उसी का भाई है ये। आ रहा समझ में? Yes, sir. Yes, sir. सो अब देखो, ये फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब देखो ये प्लस क्यू है, प्लस के वजह से ये जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्सिव फोर्स आएगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से, सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कर रहे हैं, सॉरी फोर्स। हाँ, तो जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, राइट, रिपल्सिव आएगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्टिव आएगा। तो अगर यहाँ बीच में कोई पॉइंट लोगे, इसके वजह से इधर एक ईए इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके वजह से इधर ही, तो ये दोनों तो एड अप हो जाएगा, नेट जीरो होगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इस ए और बी के बीच में कहीं पे भी नहीं होगा। बी पॉइंट के इधर राइट साइड में आते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए की वजह से कम होगा। क्यों? क्योंकि आर भी ज्यादा है और क्यू भी कम है, और ईबी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा इस पॉइंट पे? क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस भी इसका कम है और चार्ज भी इसके पास ज्यादा है, तो ईबी का वैल्यू ज्यादा होगा ईए के रेस्पेक्ट। ये ईए हो गया, ये ईबी हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईबी विल बी ग्रेटर देन ईए। अब इधर कहीं पे आते हैं, इस पॉइंट पे, यहाँ पे ईए का वैल्यू इधर होगा, राइट, और ईबी का वैल्यू अट्रैक्टिव इधर होगा। अब देखो बी चार्ज इसके पास ज्यादा है बट डिस्टेंस ज्यादा है ना? डिस्टेंस ज्यादा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो
वो बैलेंस आउट हो जाएगा। जो इसके पास ज्यादा चार्ज है, बिकॉज इससे ज्यादा डिस्टेंस पे है, तो इसके यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बी के वजह से, और बिकॉज इसके पास चार्ज कम है लेकिन पास में है, पास में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, तो इसके वजह से EA और EB इवेंचुअली इधर कहीं बैलेंस हो जाएगा, इधर लेफ्ट साइड में। सो लेफ्ट ऑफ ए ऑन लाइन एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0। क्लियर है बच्चों? नहीं सर, समझ नहीं आया। समझ में आया? ए पॉइंट है यहाँ पे, दो चार्जेस हैं, एक में +Q चार्ज है, यहाँ -2Q चार्ज, ठीक है। अब इसके बीच में कोई ये यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते, कहीं पे भी ले लोगे पॉइंट। अब प्लस चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्सिव होता है, रिपल्सिव फोर्स होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से दूसरा पॉजिटिव चार्ज पे रिपल्सन होगा। तो इसके वजह से ए पॉइंट पे जो चार्ज है और ये बी पॉइंट पे जो चार्ज है, ए के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर हो गया, और बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के वजह से रिपल जो अट्रैक्टिव फोर्स EB इधर हो गया। अब EA और EB दोनों एक डायरेक्शन में है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो A और B के बीच में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगा। यहाँ पे भी लोगे तो EA इधर और EB इधर, दोनों एड अप हो जाए। अब B के इस तरफ आते हैं, राइट साइड में यहाँ पे। अब देखो, हम ये कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड Q से प्रोपोर्शनल है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। यहाँ पे B पे चार्ज ज्यादा है और A पे चार्ज कम है। B से इस पॉइंट का डिस्टेंस कम है, A से इस पॉइंट का डिस्टेंस ज्यादा है, तो डिस्टेंस भी कम, चार्ज भी ज्यादा, तो B के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जो इस डायरेक्शन में, वो इस A के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में उससे ज्यादा होगा। EB विल बी ग्रेटर देन EA। ये आया समझ में? यस सर। हाँ। अब इधर जब रखेंगे पॉइंट, तो बिकॉज A के पास है, नजदीक है, A के पास है, तो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा A के वजह से। बट A के पास चार्ज कम है, तो जितना ज्यादा इसके पास रहने से जो इफेक्ट आता है वो चार्ज के कम होने से नेगेट हो जाएगा। और इसका चार्ज ज्यादा है, राइट, बट दूरी भी ज्यादा है। दूरी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कम होगा, मतलब इफेक्ट कम होगा। बट इवेंचुअली क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ए है, ए के वजह से और बी के वजह से ये एक दूसरे को बैलेंस कर पाएगा। अब आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो आज का तो समय निकल गया, इतना ही करेंगे। तो इन सब क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। हम शेयर करते हैं तो उसमें से क्वेश्चन लिख के और प्रॉपर उसका सॉल्यूशन लिख के अच्छे से तैयार कर लीजिए, अपना नोट्स तैयार करते जाइए, ठीक है। Yes, sir. चलिए, बाय एंड टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you.